नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच आप सभी के हितों के संवर्धन के दृष्टिकोण से एक मार्गदर्शन क्लास को लेकर आई हूँ। और वो मार्गदर्शन क्लास है कि नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी आप अपने इस परीक्षा में कैसे बेहतर तरीके से सफल होकर मुख्य परीक्षा में बैठने के योग्य होते हैं। ठीक है, आप सभी द्वारा प्रायः मुझसे यह पूछा जा रहा है कि मैडम, खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग किया गया है, ठीक है, तो फिर क्या नेगेटिव मार्किंग में हम बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो उसके संबंध में आज मैं आप सभी को दो रणनीति बताने वाली हूँ। पहला, नेगेटिव मार्किंग की भय से आप कैसे बाहर निकले। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग का कैसे फ़ायदा उठाते हुए इस प्रारंभिक परीक्षा में आप सफल होंगे। ठीक है, दो रणनीति है। पहला कि नेगेटिव मार्किंग के भय से आप बाहर कैसे निकले, और नेगेटिव मार्किंग को एक सकारात्मक रूप से लेते हुए कैसे इसको अपने सफलता का आप वे बनाइए। ठीक है, तो पहला देखिए, कई बार ये होता है कि नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, आपके आसपास आप सुने होंगे कि अरे यार, इस परीक्षा में तो नेगेटिव मार्किंग है, यार क्या किया जाए, क्वेश्चन तो बहुत ही टफ हो जाएगा। क्वेश्चन मैं तो वही क्वेश्चन करने वाला हूँ जो एकदम मुझे आता हो। इस विकल्प में इस प्रकार से मार्केट में अर्थात आपके फ्रेंड सर्किल में या आसपास के लोग इसको इतना हुआ बना देते हैं कि जैसे लगता है नेगेटिव मार्किंग आप सभी के हितों के विरोध में लाया गया है, जबकि ये टोटल चीज़ गलत है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग एकमात्र उद्देश्य से लाया जाता है ताकि जो गंभीर विद्यार्थी नहीं है, जो गंभीर अभ्यर्थी नहीं है संबंधित एग्ज़ाम के लिए, उनको एग्ज़ाम से बाहर किया जा सके। ठीक है, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम में तुक्का वगैरह बहुत ज़्यादा काम नहीं आता है। जो नहीं तैयारी किए रहते वो कितना तुक्का लगाएंगे, सही। ठीक है, ज़्यादा तुक्का लगाएंगे तो डेफिनेटली है कि वो प्री से बाहर हो जाएंगे। इससे क्या हुआ, जो गंभीर हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उनके लिए ये एग्ज़ाम फ़ायदेमंद होगा और वे आराम से इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। तो आप बिल्कुल भी इस भय से बाहर निकलिए। अब दूसरा चीज़, निगेटिव मार्किंग के वजह से आप कैसे सफल हो, ठीक है, और किस प्रकार हर एक क्वेश्चन को आप सही करें। यदि दो विकल्प आ रहा है तो क्या आपको वे क्वेश्चन छोड़ना है या अटेम्प्ट करना है, इसके संबंध में मैं बताऊंगी। मैं अपने अनुभव को आप सभी के बीच शेयर करूंगी। ठीक, आप स्वयं निर्णय करेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बस मैं ये कहूँगी, अफवाहों के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जो आपका दिल करे, आप अपने परिश्रम का परीक्षण स्वयं कर सकते हैं। कोई भी दुनिया का इंसान नहीं बना है जो आपको ये कह सके कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। ठीक है, इसका आकलन आप स्वयं करेंगे कि आपकी तैयारी का क्या स्तर है। ठीक है, और ये सारा डिसाइड होता है एग्ज़ाम हॉल में, और ये तब तय हो जाता है कि जब आप अपनी तैयारी को कंप्लीट किए रहते हैं। ठीक है, तो अब मैं बता रही हूँ इस कंडीशन के आप क्या करते हैं। ठीक है, तो देखिए, दूसरा, यदि मान लीजिए एक क्वेश्चन ये आया कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए कितना वन होना चाहिए। क्वेश्चन ये आया कि पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए कितना 1% होना चाहिए। ठीक है ना, कितना वनांतर्गत क्षेत्र होना चाहिए। ऑप्शन आपके 4 आपको विकल्प दिए जाएंगे। ठीक है, आप देखिए कैसे इस पीरियड में आप क्वेश्चन को हल करेंगे। एक ऑप्शन आता है 10%, ठीक है, एक ऑप्शन आता है 23%, ठीक है, एक ऑप्शन आता है 33%, एक ऑप्शन आता है आपका 53%। ठीक है, अब आपको यदि एग्जैक्ट पता है कि ये ऑप्शन सही है तब तो आप उसको एकदम बिल्कुल सही लगा दीजिए। ठीक है, यदि आपको एग्जैक्ट पता है कि ये सही है उत्तर तो आप सही लगा दीजिए। यदि आप दो प्रश्नों में दिग्भ्रमित हैं कि ऑप्शन बी होगा कि सी होगा, ठीक है, अर्थात आपको पर्यावरण के बारे में पता है कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए
वनांतर्गत क्षेत्र कितना होना चाहिए, 23% होना चाहिए कि 33% होना चाहिए। और यदि आप परिश्रम सही रूप से किए रहते हैं तो डेफिनेटली है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में 100% सही उत्तर फर्स्ट स्ट्राइक में ही समझ में आ जाता है। जो दिल पहले कहे, अर्थात 2 क्वेश्चन है, एक तो आपका 23%, एक आपका 33%, ठीक है। जो पहले स्ट्राइक करे उस पर टिक लगाइए। यदि आपको लगता है कि ऑप्शन सी होगा तो आप सी ही लगाइए, ठीक है, ना कि बी लगाइए 23%। यदि आप पहले स्ट्राइक में 2 क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं, ठीक है, तो जो पहला स्ट्राइक करते हैं उसको आप अवश्य ही टिक लगाइए, निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन सही होगा। यदि आप इस भ्रम में छोड़ दें कि नहीं मैं कन्फ्यूज़न में हूँ कि 23% होगा कि 33% होगा, तब तो साथियों आप ऐसे ही जब सारे क्वेश्चन छोड़ते जाएंगे, ठीक है, ये सोचकर कि नहीं मैं वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा जो पूरी तरीके से सही है रहेगा, तब तो आप क्वेश्चन ही ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि विकल्प इस प्रकार से दे दिए जाते हैं कि उसमें कोई ना कोई हल्का फुल्का उसमें भ्रम होता है। जब मैं आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा देती थी उस समय ये नेगेटिव मार्किंग होता था, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग का मैं ऐसे ही करती थी, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी और डेफिनेटली के साथ पीटी तो मैं क्वालिफाई करती थी, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा कैसे क्वालिफाई करें, ठीक है। तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ज़रूर सोचिएगा। आप वही प्रश्न छोड़िएगा जिसका आपको कुछ भी पता ना हो। अर्थात मान लीजिए ये क्वेश्चन एक है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसे पूछ दे रहा है और आप इसको नहीं पढ़े हैं, 4 विकल्प आपको ये दे दिया ए बी सी और डी, ठीक, और बिल्कुल ही आपको इस प्रश्न के बारे में नहीं पता है, ठीक है, न ए के बारे में कुछ पता है, न बी के बारे में कुछ पता है, न सी के बारे में कुछ पता है, न डी के बारे में। इस स्थिति में इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन पता है, प्रश्न लग रहा है कि आप पढ़े हुए हैं और ऑप्शन बी में भी आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा है, तो थोड़ा सा आप ट्राई ज़रूर करिएगा, क्वेश्चन छोड़िएगा बिल्कुल नहीं, ठीक। अर्थात यदि आपको 3 ऑप्शन में भी भ्रम है, इसको भी आप मोस्ट प्रोबेबिलिटी अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा, ठीक है। ये मान के चलिए जो दिल कहता है वही सही होता है, ठीक है। मैं तो ये कहूँगी आप लोगों को कि आप अवश्य ही मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। आप वही क्वेश्चन छोड़िएगा जिसके बारे में आपको बिल्कुल पता ना हो, या आपको एक ही ऑप्शन पता, एक समझ में आ रहा है और 3 बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है, तब इसको भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप 2 क्वेश्चन में भ्रमित हैं कि ए होगा ऑप्शन या बी होगा, ठीक है, अर्थात 2 में लगे पड़े हैं कि ये होगा कि ये होगा, तब आप उसको क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो साथियों आप ज़रूर इस प्रकार के क्वेश्चन को आप हल करेंगे ही करेंगे। तो 2 चीज़ मैं आपको बताई, पहला कि निगेटिव मार्किंग के भय से आप बाहर निकलिए, यह सोचकर कि कई लोग ये कहते हैं कि उसी क्वेश्चन को करना जिसमें तुम 100% श्योर होना, ठीक है, कि मतलब यही होगा। आप ये बिल्कुल नहीं, यदि 2 क्वेश्चन में भी आपको भ्रम है तो उस क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट करिएगा, आपको ज़रूर उसका फ़ायदा होगा, ठीक है। मान लीजिए यदि आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट, मान लीजिए आपका 100, ये जो मैं मेथड बता रही हूँ वे तमाम परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो इसलिए मैं एक सामूहिक एग्जाम्पल भी दे रही हूँ। मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, ठीक है, 100 क्वेश्चन है, यदि आप 100% श्योरिटी के साथ कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली है आप यही 45 क्वेश्चन में आप सही कर दिए, ठीक है, 45 क्वेश्चन में लगभग आप सही कर दिए, ठीक है। जब 45 में किए तो इसमें भी तो आपके क्वेश्चन गलत होंगे, 100% इसमें भी आपके क्वेश्चन जब गलत होंगे, जब ये क्वेश्चन गलत होंगे तो आपके माइनस वगैरह सब करके 25 और 30 पे आ जाएंगे, तो फिर ऐसे ही आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इस स्थिति में यही उपयुक्त विकल्प होगा कि आप अवश्य ही उन क्वेश्चन को न छोड़िएगा जिसमें आपके 2 क्वेश्चन में डाउट हो। अगर 2 क्वेश्चन में डाउट है तो उस क्वेश्चन को आप ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। यदि आप इस क्वेश्चन को भी छोड़ देंगे तो इस प्रक्रिया के कारण आप क्वेश्चन काफ़ी कम हल कर पाएंगे, और जब क्वेश्चन ही बहुत कम हल कर पाएंगे तो सफलता का जो रेशियो होगा वो काफ़ी
कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप अवश्य ही अपने परीक्षा के प्रति गंभीर रहिएगा और इस दौरान बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह परीक्षा इतना आसान है निकालना कि क्या बताया जाए। बस आप जितना इस दौरान पढ़े हैं उसको आप रिवीजन देते रहिए। और आप सभी को मैं ये भी बताई हूँ वे महत्वपूर्ण टॉपिक पिछले वीडियो में कि इन 15 दिनों में आप क्या पढ़े और क्या छोड़े। ठीक है, तो उस चीज़ को आप ज़रूर देख लीजिएगा जिसमें महत्वपूर्ण टॉपिक मेरे द्वारा आप सभी को बताया गया है, जिसमें जनगणना है, बजट है, कुछ आंकड़े हैं, साथ में कुछ ऐतिहासिक पॉइंट है, राज्य व्यवस्था में कौन कौन से आप आर्टिकल पढ़े, कौन कौन से छोड़े, कौन से संविधान संशोधन आपके लिए ज़रूरी है, आदि तमाम प्रकार की वे जानकारियाँ तथ्यात्मक दृष्टि दी गई हैं जो कि आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो आप अवश्य इसका आप ख्याल रखेंगे। आपको ये भी बताना है कि इस दौरान आपके पास समय कम है लेकिन कॉन्फिडेंस आपको पूरा होना चाहिए। ये परीक्षा एक आत्मविश्वास का भी होता है। यदि आप घबरा जाएंगे तो उस दौरान आप घबराहट में आते हुए प्रश्न को भी गलत करेंगे। तो ये कदापि आप न करिएगा, बिल्कुल घबराइएगा मत। शांति से सुकून से क्वेश्चन करेंगे। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं सब देश दुनिया के बारे में सोचना छोड़ दीजिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल का भी सुन लीजिए। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे पूरे देश दुनिया के बारे में भूल जाइए कि देश में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल आपको देश ओस से कोई लेना देना नहीं है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। आप बस अपना देखिए कि आपका क्या होना है। ठीक है, किधर क्या कोई मतलब नहीं, आप बस अपने एग्ज़ाम हॉल में रहिए कि हाँ मुझे पेपर देना है और उसमें बस आप अपना लगे रहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा। ठीक है, बस बिल्कुल इसको हवा न मानिएगा नेगेटिव मार्किंग को। बहुत ये सभी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान आप सभी के हितों के लिए किया गया है। जब से नेगेटिव मार्किंग परीक्षा में लाया गया है तब से जो अनावश्यक विद्यार्थी हुआ करते थे, जो ऐसे ही बैठ जाते थे बिना तैयारी किए, उनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा है आप लोगों के लिए। तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग आप सभी परिश्रमी साथियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप उसी प्रश्न को हल करिएगा जिसमें आप फुली सेटिस्फाइड हैं और प्लस उस प्रश्न को भी करिएगा जिसमें आप थोड़े से कन्फ्यूज़न में भी हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को आप ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा, क्योंकि यदि आप सारे प्रश्न ही छोड़ने लगेंगे तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन काफ़ी कम हो जाएंगे। तो आप अवश्य ही सफल हो साथियों। इसी आशा के साथ मैं आप सभी से विदा लूँ। उसके पहले एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल आप घबराइएगा नहीं, मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जब भी परीक्षा हॉल में जाना चाहिए एक बार ज़रूर कहना चाहिए कि आज का दिन मेरा दिन होगा, मैं 100% आज के अपने इस लक्ष्य में सफल होऊंगा। बस अपने दिल से एक बार दिल से बोलिएगा, आप ज़रूर पास होंगे साथियों। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलती हूँ और इसी आशा के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।